हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 में पिछली क्लास में हमने सल्फर के कंपाउंड डिस्कस कर लिए थे। सल्फर में हमने अलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के अपर रूप, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, है ना, एक कंताक्ष और विषम लंबाक्ष, और प्लास्टिक सल्फर, मिल्की सल्फर, कॉलोइडल सल्फर, इसके बारे में जाना था, और सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, तेजाब जिसे बोलते हैं, ऑयल ऑफ वाइट्रॉल जिसे बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा जिसे बोलते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब बच्चों H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। कोई भी लैब देख लो, है ना, लेबोरेटरी आई थिंक, है ना, कोई भी आप प्रयोगशाला देख लीजिए, लेबोरेटरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, कोई भी फील्ड देख लो, आपको मेडिकल का फील्ड है, डाई इंडस्ट्री है ना, कॉटन इंडस्ट्री है, फैब्रिक इंडस्ट्री है, कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री लगाएगा तो तेजाब सबसे पहले चाहिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले चाहिए होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसलिए आपने बोल भी दिया, है ना, किंग ऑफ केमिकल्स। ध्यान रखेंगे, रसायनों का राजा, अम्लों का राजा नहीं कह रहे, किंग ऑफ केमिकल्स कह रहे, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है ना, इंडस्ट्रियल लेवल पे, बहुत लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन किया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज लेड चैम्बर मेथड, सीसा कक्ष विधि, और सेकेंड है कॉन्टैक्ट मेथड यानी कि संपर्क विधि, और आपकी बुक में नाम लिखा है संस्पर्श विधि, सेम चीज़ है, कॉन्टैक्ट मेथड ही, ठीक है। आपके सिलेबस में कॉन्टैक्ट मेथड है जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, लेड चैम्बर मेथड मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट वन है लेड चैम्बर मेथड, सेकंड वन है कॉन्टैक्ट मेथड। अब बच्चे लेड चैम्बर मेथड तो हम कहेंगे आपको बनाना SO3 है ना, आपको SO2 और O2 को मिक्स करके SO3 बनाना है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाना है, और आपका जो कैटलिस्ट है वो रहेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आप NO की प्रेजेंस में SO3 बनाते हैं तो इसे हम बोलेंगे सीसा कक्ष विधि, लेड चैम्बर मेथड। लेकिन अगर आप सेम रिएक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की प्रेजेंस में करते हैं तो हम इसी रिएक्शन को नाम दे देंगे कॉन्टैक्ट मेथड यानी कि संपर्क विधि। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब संपर्क विधि का सिद्धांत, तो बच्चों संपर्क विधि कहती है कि अगर आप H2SO4 प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप्स में चलना पड़ेगा। पहला स्टेप है, देखो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है, तो आप डायरेक्ट SO2 और O2 लेके मत चलो, है ना, आप SO2 प्रोड्यूस करो, सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे सल्फर को जलाओ, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। या लोहे का अयस्क, आयरन का ओर पड़ा था अपने, आयरन पायरेटीज FeS2, तो कोई भी सल्फाइड अयस्क ले लो, उसको जलाओ, तो सल्फर जल के क्या बनाएगा SO2, और O2 पास कर दो। वैसे भी आपको संपर्क विधि में O2 तो चाहिए, है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड आप बनाइए, सल्फर को जला के या अयस्क को जला के, सल्फाइड अयस्क को कंबशन करके SO2 बन जाएगा, और साथ में आप ले लीजिए क्या, O2। तो SO2 और O2 के मिक्सचर को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करना, अभिक्रिया कराना, वो आपका SO3 देगा, और वो विधि है संपर्क विधि। तो हम कहेंगे ठीक है, पहले हम ऐसा कुछ करते हैं कि SO2 ही प्रोड्यूस कर लेते, तो हम सल्फर को जलाएंगे या सल्फाइड अयस्क को जलाएंगे। फिर एक बार सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो हम संपर्क अभिक्रिया द्वारा उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में SO2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, SO3। अब बच्चे ये जो SO3 बन गया, इसमें इसको किसी और विधि से बने हुए सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर देंगे। तो H2SO4 में अगर मैं SO3 मिक्स करूं तो मेरा आंसर है ओलियम, H2S2O7। तो हम ओलियम का निर्माण करेंगे, और ओलियम ही स्कूल्स में, लेबोरेटरीज में, है ना, लैब्स में, इंडस्ट्रीज में ओलियम सप्लाई कर देंगे। वो लोग जितना पानी मिलाएंगे उतनी सांद्रता वाला उनको संपर्क विधि से उनको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। उनको ओलियम सप्लाई कर दो, ओलियम डायरेक्ट आपका सप्लाई हो जाएगा, आपको डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बना के बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के संपर्क विधि क्या कहती है, तो हम कहेंगे संपर्क विधि का कहना है कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण 3 पदों में कर सकते हैं। पहले सल्फर को जलाओ, SO2 बनाओ, फिर SO2
और O2 मिक्स होके क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे SO3 बनाएंगे, ऐसा कुछ कर दो। और नेक्स्ट तो इस SO3 को H2SO4 में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब 1 बाय 1 रिएक्शन लिखते हैं। देखो स्टेप 1 की रिएक्शन क्या है, तो बच्चे स्टेप 1 के अनुसार सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है और आंसर हो जाएगा SO2। ठीक है। स्टेप 2 तो हम कहेंगे ये जो SO2 बना इसको O2 के साथ रिएक्ट करना है। अब बनाना है SO3 और उत्प्रेरक है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब बच्चे ये जो SO3 है, इस SO3 को पानी में मत मिलाना। तुम्हें लगे कि मैं क्या करूं, इस SO3 को पानी में मिला दूं और H2SO4 बन जाएगा, तकलीफ क्या है ना। जो SO3 बना है इसको मैं क्या करूं, वाटर में मिक्स कर दूं, H2SO4 बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो भाई ये अभिक्रिया जो है ये विस्फोटक है। तो SO3 बना है, SO3 रहने दो, ठीक है। और इसी SO3 को स्टेप 3 के दौरान, स्टेप 3 क्या है, तो ये कह रहा है SO3 को H2SO4 में मिक्स करो और आप बना लो H2S2O7। इसे बोलेंगे बच्चों ओलियम। बस आप ओलियम बना के छोड़ दो, ओलियम सप्लाई कर दो, है ना। अब जिसको भी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए वो क्या करेगा, तो वो इस ओलियम में पानी मिलाएगा। देखो H2S2O7 प्लस वाटर, तो बच्चे H2S2O7 प्लस वाटर ओलियम में पानी मिलाओ। एक्चुअली ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, दिमाग लगाओ, पिछली क्लास में पढ़ा है ना। 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर माइनस किया तो क्या बना था, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं ओलियम में वापस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में वापस पानी मिला देती हूँ, तो मुझे क्या मिल गया, तो मैं कहूँगी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो ये आपके 1 बाय 1 करके 3 स्टेप्स है संपर्क विधि के। हालांकि संपर्क अभिक्रिया यही है बच्चों, है ना, लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री हम खड़ी करेंगे, पूरा मतलब जो फैक्ट्री है, प्लांट लगाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, है ना, वो प्लांट क्या कहता है कि ये सारा आपको उसी में काम करना। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि संपर्क विधि की शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है। तो पहले हम संपर्क अभिक्रिया लिखते हैं। तो देखो संपर्क अभिक्रिया ये है, ट्वाइस SO2 प्लस O2 और आंसर है ट्वाइस SO3। ठीक है। प्लस अभिक्रिया के दौरान हीट भी रिलीज होती, बाद में देखते हैं कितनी रिलीज हो रही है, फिलहाल ये है ना। तो SO2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, SO3। अब अगर तुम यहां देखो तो तुम कहोगे क्रिया कारक वाली साइड अगर मैं देखूं तो 2 SO2 और 1 O2 कुल मिला के 3 है। तो बच्चे ये 3 मोल है, 2 SO2 और 1 O2। क्रिया कारक वाली साइड में कितने मोल है, तो हम कहेंगे 3 मोल है। और प्रोडक्ट में देखो बच्चे 2 SO2 कितने मोल है, तो हम कहेंगे 2 मोल है ना। इधर 3 मोल है और उधर क्या है, तो हम कहेंगे 2 मोल है। अब हुआ क्या, तो आप बताएंगे ला शातलीय का नियम क्या कहता है। तो ला शातलीय के अनुसार, आपने क्लास 11 में चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य में पढ़ा था। ला शातलीय के नियम के अनुसार यदि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बच्चे, है ना, SO3 को वापस गर्म करो तो इधर भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसके अनुसार यदि साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाया जाए, साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप बोलो, मान लो रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल भी है ना, एक प्रॉपर लेवल पे हम पहुंच गए। अब प्रेशर क्या रखूं भाई, कोई अभिक्रिया करानी है तो कंडीशन तो बतानी पड़ेगी। प्रेशर हाई रखूं, लो रखूं, टेम्परेचर क्या रखूं, है ना, कैटलिस्ट कौन सा लेना है, ये सारी कंडीशन है रिक्वायर्ड। तो ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप दाब बढ़ाते हैं, यदि किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था प्राप्त होने पे एट इक्विलिब्रियम अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, तो साम्य वहां जाएगा जहां मोलों की संख्या कम हो। हालांकि आयतन कम हो, अब आयतन मूल समानुपाती है, तो साम्य वहां जाता है जहां मोलों की संख्या कम हो। तो यदि साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाया जाए
है ना। यदि इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाया जाए तो साम्य वहां जाएगा जहां मोलों की संख्या कम है। तो बच्चे मोल तो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम लग रहे है ना। क्रिया कारक वाली साइड इधर या तो 3 मोल है, उत्पाद वाली साइड कितने हैं 2 मोल है। तो अगर हम दाब बढ़ाएं तो साम्य अग्र दिशा में जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोल कम है। तो हम कहेंगे तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। ठीक है, क्यों अग्र दिशा में विस्थापित होगा? तो वो तो हमने 11th में पढ़ा कि अगर दाब बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां मोल्स कम है। तो हमें पता है कि यहाँ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है तो साम्य अग्र दिशा में चलेगा। ठीक है, यानी कंडीशन क्या हो गई? तो हम कहेंगे प्रेशर बढ़ाओ क्योंकि हमें तो फॉरवर्ड जाना है। तो प्रेशर बढ़ाओ यानी कि SO3 निर्माण की शर्त है उच्च दाब। हाई प्रेशर पे SO3 क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम कहेंगे चलो हाई प्रेशर समझ में आ रहा है। सेकेंड जो है वो है हमारे पास टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम कहेंगे चलो एक बार संपर्क अभिक्रिया लिख लेते है ना। संपर्क अभिक्रिया क्या है उसको लिख लेते। तो बच्चे संपर्क अभिक्रिया हमने लिखी थी ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स, तो हम कहेंगे ट्वाइस SO3। ठीक है, तो एक बार हम संपर्क रिएक्शन लिख लेते हैं ट्वाइस SO2 प्लस O2 gives twice SO3 प्लस तो हम कहेंगे लमसम 45.2 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो रिलीज हो। तो अभिक्रिया के दौरान क्या देखने को मिला? तो हम कहेंगे चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। मतलब कैसी रिएक्शन है? तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक ऊष्मा शेपी। तो इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है अर्थात यह ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो बच्चे ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज हो रही, रिएक्शन तो हुई लेकिन ऊष्मा मुक्त कर रहा है, मतलब उस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा नहीं चाहिए, तभी तो ऊष्मा छोड़ रहा है। कौन सी चीज़ छोड़ेंगे? जो आपको नहीं चाहिए, है ना। तो SO2 और O2 मिलकर SO3 बना रहे हैं तो रिएक्शन हीट निकालती है, ऊष्मा छोड़ती है, ऊष्मा शेपी है। तो हम कहेंगे ठीक है ऊष्मा तो चाहिए नहीं तो मैं काय को गर्म करूँ, है ना। तो मैं ताप क्या रखना पड़ेगा? तो मैं ठंडा रख लूँ, ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है ना। तो हम कहेंगे अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है अतः निम्न ताप की आवश्यकता होती है। अब बच्चे निम्न ताप मतलब यूं मत सोचना कि फ्रिज का था। एक बार तो SO2 और O2 को टकराने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, है ना। मान लो कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, होशियार है और वो कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल लेगा, बट एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा कि बिना पढ़े ही निकाल देगा। तो सिमिलरली SO2 O2 SO3 बनाएंगे तो बहुत मात्रा में ऊष्मा मुक्त करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडे में ही अभिक्रिया कर लेंगे, एक बार तो उनको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, एक बार तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी कि हाँ इस टेम्परेचर पे वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो लिखते टाइम हम जरूर लिख देते हैं हाँ भाई निम्न ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार साम्य अवस्था आने तो फिर हमें जरूरत नहीं आ जाता हीट की। ओके, तो हम कहेंगे चलो भाई निम्न ताप की आवश्यकता होती है। तो ला शातली प्रिंसिपल है ये भी, है ना। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, एक तो हम कहेंगे उच्च दाब और दूसरा तो हम कहेंगे भाई निम्न ताप। ठीक है 196 है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ आपका किलो जूल में जो आंसर है दैट इज 196.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 45, 90 और 180, हाँ 4 गुना। जो मैंने लिखा था 45.2 दैट इज किलो कैलोरी था, है ना। इस अभिक्रिया के दौरान डेल्टा H कितना था? तो 45.2 किलो कैलोरी था। ठीक है, 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे ठीक है चलो किलो जूल पर मोल हीट हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्लियर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर। अब आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछेगा कि SO3 प्राप्त करने हेतु
शर्तें क्या हैं आप तो वो बता दो, है ना। आपसे पूछेगा कि संपर्क अभिक्रिया की शर्तें क्या है, संपर्क विधि की शर्तें, ठीक। कंडीशंस बताओ, तो भाई 4 कंडीशंस आपको देनी है, प्रेशर की, टेम्परेचर की, कैटलिस्ट की और कंसंट्रेशन की। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखो अगर तुम्हें SO3 प्राप्त करना है संपर्क अभिक्रिया दौरान, तो हम कहेंगे, हमने देखा था हाई प्रेशर, उच्च दाब, तो कितना, तो देखो आपको हाई प्रेशर में रखना है लमसम 1.5 ATM, लगभग लिख रही हूँ, है ना। वायुमंडल दाब कितना होता है, 1 होता है ना, तो उसका 1.5 गुना, ठीक है, तो 1.5 ATM आपको रखना है, ठीक है। अब ताप, तो हम कहेंगे ताप तो कम ही था, निम्न ताप कितना, तो लमसम लिख रहे हैं लगभग 720 केल्विन के आसपास। तो बच्चे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। उत्प्रेरक बताओ, तो हम कहेंगे उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। संपर्क अभिक्रिया का उत्प्रेरक क्या है, तो हम कहेंगे V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सांद्रता, तो देखो SO2 और O2 मिलके SO3 बना रहे हैं, तो SO3 ज़्यादा चाहिए तो SO2 O2 ज़्यादा ले लो, और SO3 कम चाहिए तो फिर कम ले लो। तो हम कहेंगे ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर SO2 और O2 ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लेंगे तो आंसर ज़्यादा बनेगा, ऑब्वियस है ना। रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा लोगे प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो ये तो कच्चा माल है, ज़्यादा लेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, संपर्क विधि की शर्तें। चाहे आप नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, संपर्क विधि की शर्तें बताओ। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, और कितना, तो एग्जैक्ट इतना है ना, या आपको लमसम 2 बार भी मिल सकता है तो भी ठीक है। मान लो 1.5 ATM नहीं मिले तो 2 ATM या 2 बार के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो है कंडीशंस। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूछ लेगी, नहीं आप समझाओ पूरा, है ना। आप ऐसा करो, संपर्क अभिक्रिया समझाओ। तो देखो, हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना कुछ भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए। तो देखो, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्लो डायग्राम है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं भी बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये फ्लो डायग्राम है ना, आपको ये बॉक्स पता होना चाहिए कितने। तो देखो, सबसे पहला बॉक्स जो है वो है पायरेटीज बर्नर, है ना बच्चे। सबसे पहला बॉक्स जो है वो है पायरेटीज बर्नर। अब ये पायरेटीज बर्नर क्या है, तो हम कहेंगे, देखो सबसे पहले है ना हमारे पास पायरेटीज बर्नर है, पायरेटीज बर्नर है। हम इस पायरेटीज बर्नर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे आयरन पायरेटीज को जलाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था संपर्क अभिक्रिया तो थी SO2 + O2 और आंसर था SO3। तो हम कहेंगे ओके, SO2 हम बना ही लेते हैं ना, सिंपल, ये सल्फर को जलाना ही तो है, और सल्फर तो इतने सारे रूप में अवेलेबल, तो या तो सीधा सल्फर को जलाओ या आयरन पायरेटीज को जलाओ। तो पहले हमने बर्नर लगा रखा है, इस बर्नर में हम आयरन पायरेटीज को जला के SO2 प्राप्त करेंगे, साथ में वायु चल रही, ठीक है। अब बच्चे, इसके बाद में तुम्हारे पास है धूल कक्ष, ठीक है। सेकेंड जो है ना आपके पास, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक डस्ट प्रेसिपिटेटर, हाँ, ये है आपका धूल कक्ष, ठीक है। अब धूल कक्ष क्या करेगा, है ना, तो हम कहेंगे सबसे पहले बर्नर हो गया, धूल कक्ष क्या करेगा, तो हम कहेंगे देखो, धूल कक्ष का काम है धूल को बाहर निकालना, ठीक है। बर्नर के बाद में हमारे पास है डस्ट चैम्बर, धूल कक्ष, ठीक है। यहाँ पे 2 अलग अलग बनाए हैं, हम दोनों को मिक्स करके बता रही हूँ भाई। यहाँ से क्या आती है, स्टीम आती है ना, स्टीम आती है, भाप आती है। तो भाप क्या करती है, मिक्सचर के कांटेक्ट में आएगी, तो मिक्सचर के कांटेक्ट में आएगी ना, तो जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो हम कहेंगे ठीक है, पायरेटीज बर्नर हो गया, धूल कक्ष में ऊपर से भाप आएगी, भाप आने से क्या होता है, जितनी भी धूल मिट्टी है वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो, आपने लगा रखा है कूलर या कूलेंट, है ना, इसे हम पढ़ते हैं क्या, शीतलक। नेक्स्ट जो हमने लिया है ये है शीतलक,
तो देखो शीतलक का रास्ता देखो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो हमने यहाँ रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है। तो भाई आपने ना स्टीम पास की, धूल कक्ष में ऊपर से क्या आई, तो हम कहेंगे स्टीम आई। स्टीम को क्या बोलते हैं, स्टीम को क्या बोलते हैं, भाप। ठीक है, तो ऊपर से भाप आई तो क्या हुआ कि चलो धूल मिट्टी तो सारी गायब हो जाएगी, लेकिन मिक्सचर गर्म हो जाएगा। और आपने पढ़ा था कि संपर्क अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी, तो अगर ऊष्माक्षेपी है तो लो टेम्परेचर रखना है ना। तो शुरू में आपने मिक्सचर गर्म कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चल कौन रहा है, देखो यहाँ पूरा जो मिक्सचर है ना ये SO2 और O2 का मिश्रण चल रहा है, तो शीतलक। तो हम कहेंगे शीतलक का टेढ़ा मेढ़ा पथ है, तो टेढ़े मेढ़े पथ की वजह से मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिक्सचर चल रहा है, तो हम कहेंगे ये चल रहा है SO2 और O2। यहाँ से भी है ना पायरेटिस बर्नर में SO2 बन गई, SO2 और O2 ये दोनों आगे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, धूल कक्ष में भी कौन आया, तो SO2 प्लस O2। ठीक है, धूल कक्ष हो गया। अब है वॉशिंग चैम्बर, है ना, शीतलक के बाद में हमारा मिक्सचर प्रवेश करता है वॉशिंग चैम्बर यानी धावन कक्ष। तो धावन मतलब धुलाई होगी, धुलाई कक्ष भी लिख सकते हो। तो बच्चे धावन कक्ष में ऊपर से पानी आ रहा है ना, वॉशिंग चैम्बर में क्या होगा, तो हम कहेंगे वॉशिंग चैम्बर में ऊपर से पानी आ रहा है। पानी आने से क्या होगा, तो मिक्सचर धुलेगा। धुलने से क्या होगा, तो हम कहेंगे जल में विलय अशुद्धियाँ जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, धावन कक्ष में अशुद्धियाँ बाहर निकल गई। अब तुम कहोगे जल में विलय अशुद्धियाँ तो बाहर निकल गई, पर थोड़ा सा जल, थोड़ी सी वाष्प, थोड़ी सी नमी सब मिक्स हो गया, तो हम कहेंगे हाँ मॉइस्चर तो मिक्स हो गई। लेकिन मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी कि देखो अगर SO3 है ना बच्चे, अगर SO3 जो है, मान लो संपर्क अभिक्रिया से तुमने SO3 बना दिया और नमी रह गई मिश्रण में, तो SO3 थोड़ी भी नमी के संपर्क में आया तो ये H2SO4 तो बनाएगा लेकिन ब्लास्ट कर जाएगा, अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभिक्रिया तो एक्सप्लोड कर जाएगी। तो नमी तो खतरा है, तो तुमने धावन कक्ष से मिश्रण को धो दिया, कोई बात नहीं, धो दो। अब धोने के बाद में थोड़ा संभालो इसको, है ना। तो धावन कक्ष के बाद में हमारा जो मिश्रण है वो एंट्री करता है ड्राइंग चैम्बर, शुष्कन कक्ष, है ना। ड्राइंग चैम्बर, इसका काम है मिश्रण को ड्राई करना, सुखाना। सुखाएगा कैसे, तो देखो आपके पास है शुष्कन कक्ष, ड्राइंग चैम्बर। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ऊपर से आ रहा है सांद्र H2SO4, कोई और विधि से बना हुआ सांद्र H2SO4 प्रवाहित करो। ठीक है, और वो सांद्र H2SO4 क्या करेगा, जितनी भी नमी है उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है भाई, ड्राइंग चैम्बर हो गया। इसके बाद में हमारा मिश्रण प्रवेश करता है आर्सेनिक शोधक कक्ष, आर्सेनिक प्यूरिफाइंग चैम्बर, आर्सेनिक शोधक कक्ष। अब ये क्या है, तो बच्चे आर्सेनिक शोधक कक्ष में आर्सेनिक का शोधन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। इसमें पहले से भर रखा है देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना। आर्सेनिक शोधक कक्ष में क्या भर रखा है, तो हम कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आर्सेनिक को भगाए। अब जरूरत क्या पड़ी आर्सेनिक को भगाने की, तो आर्सेनिक की जो अशुद्धि है वो उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के लिए कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष का काम करती है। तो हम कहेंगे पॉइजन है, पॉइजन मतलब साथ में अपन इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्री डाली है, तो फिर सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो हम चाहते हैं SO3 बनाओ, लेकिन उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के लिए आर्सेनिक की अशुद्धि क्या करती है, तो ये अशुद्धि जो है वो पॉइजन का काम करती, तो हमें इसको हटाना है। तो हम इसमें भर देते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आर्सेनिक का अधिशोषण, एडजॉर्प्शन करता है। तो चलो ये भी हमारी टेंशन खत्म हो गई। उसके बाद में आपका जो मिश्रण है वो टेस्टिंग बॉक्स यानी कि परीक्षण बॉक्स में प्रवेश करता है। ठीक है, परीक्षण बॉक्स में प्रवेश करेगा। तो बच्चे टेस्टिंग बॉक्स ने क्या किया, तो हम कहेंगे आर्सेनिक शोधक कक्ष, इसके बाद में टेस्टिंग बॉक्स, परीक्षण बॉक्स। अब परीक्षण बॉक्स में क्या होगा, तो परीक्षण बॉक्स में लाइट है ना, पूरा के पूरे मिश्रण के ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। अब अगर मिश्रण में कोई भी अशुद्धि हुई तो वो चमकने लग जाएगी। अब अगर मिश्रण में कोई भी अशुद्धि हुई और अगर वो चमकने लग गई तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे।
पूरा का पूरा जो काम है ये वापस यहाँ से जाएगा, पूरा बर्नर पे आएगा, ये होगा ये होगा ये होगा। ठीक है, तो परीक्षण बॉक्स का काम है जो भी अशुद्धि है ना, अगर वो चमक जाए उसको दिखाना। ठीक है, तो परीक्षण बॉक्स में, टेस्टिंग बॉक्स में ऊपर से लाइट आती, लाइट आते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे लाइट आते ही अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो चमकने लगेगी और हम पूरे प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में तो बच्चे, उसके बाद में हमारे पास है कॉन्टेक्ट चैम्बर। पहले प्री हीटर थोड़ा गर्म करेगा, 720 केल्विन लाना है। फिर हमारे पास है संपर्क कक्ष। ठीक है, परीक्षण बॉक्स के बाद में हमारे पास है संपर्क कक्ष, कॉन्टेक्ट चैम्बर। ठीक है, अब संपर्क कक्ष में क्या होगी, तो भाई संपर्क कक्ष में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मिश्रण आपका 720 केल्विन पे आ रहा है ना, SO2 और O2 इसी मिश्रण पे, इसी टेम्परेचर पे, और यहाँ कंप्रेसर भी होता है बीच में, हाई प्रेशर पे रिएक्ट करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, SO3। अब हम कहेंगे कि चलो SO3 एक बार बन ही गया है ना, अब क्या करें, तो भाई संपर्क कक्ष के बाद में मिश्रण कहाँ आएगा, तो हमने पढ़ा था अवशोषण मीनार। हमने एक एब्जॉर्प्शन टावर बनाया है कि भाई अब मिश्रण आ गया, बस हमारा काम हो गया है ना, हम इसको एब्जॉर्प्शन टावर अवशोषण मीनार में क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो ये अवशोषण मीनार, अवशोषण मीनार में क्या होगा, तो हम कहेंगे SO3 तो आई गया, देखो यहाँ से SO3 एंट्री दे दो इसमें, है ना, यहाँ से SO3 आ जाए। SO3 ऊपर से क्या आ रहा है, तो देखो ऊपर से H2SO4 आ रहा है, तो ऊपर से बारिश हो रही है H2SO4 की, नीचे से आ रहा है SO3, और क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे H2S2O7, जिसको हमने नाम दे रखा है ओलियम, और ओलियम को मार्केट में बेच देंगे। बस आई बात समझ में। तो वापस देखो, सबसे पहले पायराइटिस बर्नर, आयरन पायराइटिस को गर्म करेंगे, वायु के झोंके पास करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा मिक्सचर किसका, SO2 और O2 का। तो SO2 और O2 चल रहे हैं दोनों साथ में। पहला है धूल कक्ष, ऊपर से स्टीम आएगी है ना, तो स्टीम सारी की सारी स्टीम क्या करेगी, धूल को नीचे बैठा लेगी। ठीक है, फिर मिश्रण गर्म हो जाएगा तो कूलेंट टेढ़े मेढ़े पद से कूलेंट क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। फिर आएगा धावन कक्ष, ऊपर से पानी आ रहा है, मिश्रण धुल जाएगा, जल में विलय अशुद्धियाँ खत्म हो जाएंगी। फिर आएगा ड्राइंग चैम्बर, ऊपर से सांद्र H2SO4 आ रहा है, जितनी भी नमी है, जल वाष्प है, सबकी सब गायब हो जाएगी। फिर आर्सेनिक शोधक कक्ष, आर्सेनिक की अशुद्धि उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के लिए पॉइजन का काम करती है, उसको हटाने के लिए हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड रख रखा है। उसके बाद आएगा टेस्टिंग बॉक्स, ऊपर से लाइट आ रही है, तो पूरी की पूरी लाइट में मिश्रण जो है वो चमकने लग जाएगा। चमक गया मतलब गड़बड़ चल रही, पूरा प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे। उसके बाद आएगा प्री हीट, थोड़ा सा गर्म कर देंगे, 720 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। फिर संपर्क कक्ष, तो उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसके अंदर है, SO2 और O2 लो टेम्परेचर हाई प्रेशर मिक्स होके SO3 बनाती है। अब ये SO3 अवशोषण टावर एब्जॉर्प्शन मीनार में प्रवेश करेगा, वहाँ ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल आ रहा है, H2S2O7 बनाएगा ओलियम, और उसको हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट मेथड के कुछ स्टेप्स है। हालांकि मैंने लिख दिए, आपको एग्जाम में लिखने नहीं पड़ेंगे है ना, आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए फ्लो डायग्राम का। ठीक है, तो फ्लो डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हम फ्लो डायग्राम से ये मतलब कूलेंट बनाना है, वॉशिंग चैम्बर बनाना है ना, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आफ्टर दैट आपको ड्राइंग चैम्बर बनाना है, आर्सेनिक प्यूरिफाइंग चैम्बर बनाना है। ठीक है, हर कक्ष का क्या काम है वो हमने पढ़ लिया कि भाई ठीक है, ओलियम हम सप्लाई कर देते हैं है ना, और इस तरह से हमारा सल्फ्यूरिक एसिड 96 से 98% तक क्या रहेगा, प्योर रहेगा। टेस्टिंग बॉक्स हो गया, एब्जॉर्प्शन टावर हो गया, और आप लिख लेंगे लास्ट में कि भाई हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो 96 से 98% तक शुद्ध है ना सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो एग्जाम में आ गया संपर्क विधि है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि। कंडीशन समझाओ, तो कंडीशंस तो बिल्कुल इजी है, या ऐसे पूछे प्रेशर का इफेक्ट बताओ, टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ, तो भी बता सकते हो। सिद्धांत बताओ, तो भी आपको सारा वो लिखना है, 4 अभिक्रियाएं लिखनी है और कंडीशंस वापस लिखनी है। फ्लो डायग्राम बनाओ, तो फ्लो डायग्राम बना लो। ठीक है, थियरी कोई नहीं पूछेगा इतना लिखने के लिए, बट थियरी पता होगी तो आप डायग्राम अपने आप बना सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की, कुछ भौतिक गुण।
तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, सबको पता है। फिर मैंने आपको बताया था इसे बोलते हैं बच्चों ऑयल ऑफ वाइट्रियोल, गंधक का तेजाब कहते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड इम्प्योर होता है तो पीले रंग का होता है। फिर 283 केल्विन पे ये फ्रिज होता है, 243 केल्विन, 83 हाँ 83, 283 केल्विन पे ये फ्रिज होता है और 611 पे ये बॉईल हो जाता है, 611 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा गाढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, 611 केल्विन, भाई बहुत ज़्यादा, पानी का 373 होता है। तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बंध। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया था पिछली क्लास में H2SO4, तो बच्चे इसमें होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो H2SO4 बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। है ना, तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु, तो वैसे ही इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, भारी तो वैसे ही है ना, और हाइड्रोजन बंध है तो अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आने से संगुणन हो जाएगा, संगुणन होने से गाढ़ा हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबको। अब आगे बढ़े तो देखो आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि मान लो एसिड है, उसको डाइल्यूट करना, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो आपको सांद्र बहुत, इसको तन्नु करो, तो आपको लगेगा तन्नु ही तो करना है, पानी मिला लेता हूँ। घर में भी शरबत होता है, सांद्रता ज़्यादा हो जाती है तो क्या करता हूँ, पानी मिला लेता हूँ। घर में शरबत होता है, चल जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तेजाब है। अगर आपने इसमें पानी मिला दिया ग्लास भर के, आधा ग्लास, एक टेस्ट ट्यूब, तो ये हीट छोड़ेगा। कभी कभी हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा मुक्त करता है कि जो कांच का बर्तन है ना, आपका पात्र है, कोनिकल फ्लास्क है, बीकर है, जहाँ पे भी आपने इसको लिया है उसको तोड़ के बाहर आ जाए, और तोड़ के बाहर आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का एक छांटा भी लग गया तो एकदम समझते वो तेजाब होता है, वो कितना खतरनाक होता है। तो कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं मिलाना, तो तुम कहोगे हमेशा कैसे सांद्र ही काम मिलेंगे, तनु चाहिए तो अगर तुम्हें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए तो तुम क्या करोगे, पानी ले लो, पहले पानी ले लो। मेजरमेंट तो पहले ही होता है ना कि मुझे कितनी सांद्रता वाला चाहिए, है ना। मेरे पास M/30 मोलैरिटी वाला पड़ा है, अब मुझे इसका क्या करना है, M/60 करना है या M/20 करना है, जितना भी आपको चेंज करनी है कंसंट्रेशन, तो तनु करना है, मतलब सांद्रता क्या करनी है, घटानी है। ठीक है, तो M/30 का M/50 करना है मान लो, है ना, तो हम कहेंगे हाँ सांद्रता घटानी। और सांद्रता घटाएंगे कैसे, तो पानी तुम पहले ले लो, है ना, पानी ले लो बीकर में, सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डालो, और ऐसे नहीं खट डाल दिया, धीरे धीरे डालो सल्फ्यूरिक एसिड, बूंद बूंद करके डालो और स्टीयरिंग करते रहो, है ना। जो आपके पास ग्लास रॉड होती है ना, कांच की छड़ होती है, उससे लगातार उसको चलाना पड़ेगा, स्टीयरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो जितनी भी हीट अब्जॉर्ब करेगा तो वो रिलीज करेगा, तो वो मैनेज हो जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करना है तो अम्ल में पानी नहीं मिलाना है, पानी में अम्ल मिलाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुलकर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निष्कासित करता है, तो हमें पता ही पानी में घुलेगा तो बहुत सारी हीट छोड़ेगा, है ना, क्योंकि पानी के लिए इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर सांद्र अम्ल में जल मिला दिया तो इतनी ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है कि अम्ल पात्र को तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसलिए सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को जल में बूंद बूंद डालकर लगातार चलाते हुए मिलाना चाहिए। ठीक है, उसको कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करनी है, फिर उसको मिक्स करते हैं। आ गई बात समझ में। तो अम्ल में पानी नहीं मिलाना है, पानी में अम्ल मिलाना है। ठीक है, तो यही कारण है कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल। ठीक है, अब बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल तो हम कहेंगे पानी को बहुत ज़्यादा खींचता है, पानी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है, बहुत ज़्यादा बंधुता है और हीट भी रिलीज करता है, मतलब पानी को तो लेगा ही, एब्जॉर्ब करेगा ही हर हाल में। तो फिर ये प्रबल क्या है, तो हम कहेंगे निर्जलीकारक है, क्योंकि जल वाष्प को तेजी से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम गैसेस बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाई, है ना, KClO3 का ताप अपघटन कर दिया तो O2 बन गई,
नाइट्रोजन बना दी अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करके। तो लैब में हम जनरली काम करते हैं तो जो गैसेस बनती है, तो बच्चे गैस बनती है तो नमी, साथ साथ में मॉइस्चर होती है, नमी होती है। अब हम क्या करें, तो अगर मॉइस्चर है, गैस मॉइस्ट है, तो उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में से पास कर देते हैं। लेकिन गैस ऐसी होनी चाहिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया ना करे। लाइक मुझे HCl को, है ना, CO2 को, नाइट्रोजन को, O2 को, इनको नमी से मुक्त करना है तो मैं इनको H2SO4 में पास कर दूंगी। ठीक है। तो नम गैसों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करके इनका शुष्कन किया जा सकता है। शर्त इतनी सी है कि ये H2SO4 से क्रिया ना करे, बस इतना हमें ध्यान रखना है। हम कहेंगे ओके भाई, अब कौन सी गैस है ऐसी जिनका हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कर सकते हैं, शुष्कन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बहुत सारी है। देखो मान लो HCl गैस को नमी से मुक्त करना है, तो HCl तो खुद ही अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, अभी क्रिया तो होगी नहीं, है ना। तो HCl ले लो, CO2 ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, है ना। इनका आराम से क्या हो सकता है, H2SO4 द्वारा शुष्कन हो सकता है। इनके साथ अगर नमी है तो सल्फ्यूरिक अम्ल इनकी नमी को तो खुद रख लेगा, है ना, और इनको ड्राई कर लेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो जेईई में आ चुका है, अमोनिया गैस का शुष्कन, है ना, ध्यान रखेंगे कंपटीशन में आता है। अमोनिया का शुष्कन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं करा सकते। बात समझ में आई? अगर तुम चाहते हो कि अमोनिया गैस को हम ड्राई कर लें सल्फ्यूरिक अम्ल से, है ना, तो उस अमोनिया का शुष्कन सांद्र H2SO4 से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अमोनिया व H2SO4 आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, अमोनिया और H2SO4 आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, अमोनिया और H2SO4, तो हम कहेंगे ये बना देंगे अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट बना लेते हैं। तो सवाल ये भी था, निम्न में से किससे अमोनिया का शुष्कन नहीं कर सकते? तो आंसर H2SO4। तो सवाल तो अभी भी एक अच्छा भाई ठीक है, इससे नहीं करोगे तो किससे करोगे, है ना। अमोनिया का शुष्कन किसके द्वारा करेंगे? तो अमोनिया का शुष्कन हम चूने से करेंगे, CaO द्वारा करते हैं, इससे रिएक्शन नहीं होगी, कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा किया जाता है। ठीक है। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय लाइम, है ना, लाइम कह दो और क्विक लाइम कह दो, बिना बुझा हुआ चूना कह दो, कैल्शियम ऑक्साइड कह दो। ठीक है। तो ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जलीकरण कारक गुण समझाइए, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी समझाइए। तो आप ये बातें लिख सकते हैं, जल की प्रतिक्रियाशीलता लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको कह दे कि नहीं, निर्जलीय प्रकृति दर्शाने वाली कुछ अभिक्रियाएं लिखिए, तो देखो H2SO4 इतना तेज होता है कि तुम्हारे पास शुगर है, तुम्हारे पास ग्लूकोज है, तो ये शक्कर में से पानी निकाल देता है, ये शुगर में से पानी निकाल देता है, ये ग्लूकोज में से पानी निकाल देता है। इस रिएक्शन को कहते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर। ठीक है। और काले रंग का पदार्थ बन जाता है। अब देखो कैसे, कैसे के लिए हमें एक स्लाइड चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो शर्करा में से भी पानी निकाल देता है। तो देखो शुगर का फॉर्मूला ये है C12H22O11, ये है शुगर, है ना। आपने ले लिया एरो पे सांद्र H2SO4, तो बच्चे ये इसमें से भी पानी निकाल देगा, तो कार्बन अलग और वाटर अलग, चरचर की आवाज आती एकदम, है ना। तुमने देखा होगा लैब में फाइल रखी थी, थोड़ी देर बाद आया तो है ना फाइल जल गई, और जल कैसे गई, मैंने तो कुछ डाला ही नहीं। तो अब पड़ोसी को एक्सपेरिमेंट कर रहा था या तुमको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बातें करते करते तो 2 छांटे सल्फ्यूरिक एसिड ये लग गए तो फिर बस आग लग गई, है ना। इतना खतरनाक होता है, कागज में से भी पानी अलग कर देता है, इतनी बात ध्यान रखो। तो देखो ये ग्लूकोज है ना, आपने शक्कर ले ली थोड़ी सी और ऊपर हल्का सा H2SO4 डाल के देखो, तो ये इतना तेज है कि इसको दिख गया इसमें 6 वाटर है, तो ये कार्बन को अलग कर देगा, है ना। चरचर की आवाज आती है, इसलिए हम चेयरिंग ऑफ शुगर ऐसे हम बोल रहे हैं, बोलने के लिए। शर्करा का आग न ऐसा कुछ टर्म है, याद नहीं आ रहा मुझे, लिखा हुआ आपके पास,
तो ये कितने 6 वाटर बनेंगे ना, ये आधग्न है ना, आधगद्न। हाँ, चेरिंग ऑफ शुगर याद करेंगे बच्चों, शुगर का काला पड़ना, चेरिंग ऑफ शुगर या आधगद्न, शर्करा का आधगद्न भी कहते हैं। ये याद करना थियरी इसका, है ना, टर्म याद करनी है इसकी। नेक्स्ट क्या है, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है ना। भाई आप देखोगे बिना सल्फ्यूरिक एसिड के तो आपका लैब ही नहीं चल रहा है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण क्या है, तो हम कहेंगे देखो, एक तो है ना रख सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना। पेट्रोल रख सकते हैं क्या लैब में, उड़ जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते ना खुली, तो ये रख सकते हैं क्योंकि एक इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वाष्पशीलता कम है। ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उच्च क्रियाशीलता के कारण बताइए। तो उच्च क्रियाशीलता क्योंकि निम्न वाष्पशीलता, लो वॉलेटिलिटी, वाष्प बहुत कम बनाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फिर बच्चे प्रबल अम्ल है, आपको पता ही सल्फ्यूरिक एसिड तेज एसिड, तो हम कहेंगे हाँ भाई जितने भी क्षार होंगे उनसे तो अभिक्रिया कर ले, क्योंकि अम्ल बहुत तेज है। फिर अभी आपने देखा निर्जलीकारक, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो लैब में हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत कम मिलते हैं हमें, है ना, तो हमें निर्जलीकारक चाहिए होता है, सस्ता जुगाड़ है हमारा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा निर्जलीकारक, और बच्चे माइल्ड होता है, प्रबल तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन मध्यम कह सकते हैं, है ना। तो मध्यम ऑक्सिक, मध्यम कह दो, प्रबल भी कह दो, एक ही बात है ना। प्रबल ऑक्सिक कारक, ऑक्सिक कारक ये बहुत अच्छा है, ये बहुत लोगों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, ये इसकी रिएक्टिविटी है। अब आपसे पूछे 1 बाय 1 कि चलो भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका आयनन समझाओ। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड देख के तो लग रहा है 2 H देगा, तो बिल्कुल देगा, लेकिन एक एक करके देगा ना। तो पहले H दिया और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस को बोलते हैं बाइसल्फेट। सल्फ्यूरिक अम्ल जब H देगा तो H प्लस, पीछे क्या बचा HSO4 माइनस, ये है बाइसल्फेट आयन, तो बाइसल्फेट आयन दे दे, है ना। और दूसरा H आयन, तो बाइसल्फेट से एक H आयन और मंगवाओ, तो ये बनाएगा सल्फेट आयन। लेकिन बच्चे अगर इनके अम्ल वियोजन स्थिरांक देखोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। मतलब पहला H आयन देने के लिए अम्ल वियोजन स्थिरांक निकालेंगे ना, तो पहला H आयन दे देगा और इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है। उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, तो उत्पाद क्रियाकारक का 10 गुना है। लेकिन जब दूसरा H आयन देने की बारी आएगी तो ये 1 × 10⁻⁻² है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए पहला H आयन देने की क्षमता दूसरे से 1000 गुना ज़्यादा है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तब 10 से ज़्यादा है, 10 मान लो, तो 10 की पावर -2 है ना, 10 की पावर -2 मतलब कितना 100, 1/100। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब उत्तर 10 आएगा ना। तो पहला H आयन देने की जो क्षमता है वो दूसरे से 1000 गुना ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो ये बाइसल्फेट जल्दी से बनाएगा, सल्फेट भी बनाएगा, लेकिन 1000 गुना ज़्यादा क्या है भाई, एक H आयन छोड़ दूंगा, दूसरा भी छोड़ दूंगा, पर पहला पावर पहले देने की क्षमता जो 1000 गुना ज़्यादा है, तो ये वाले आयन्स के स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो तुमसे पूछेगा कितने तरह के सॉल्ट बनाता है, तो 2 तरह के सॉल्ट बनाता है, एक जिसमें बाइसल्फेट हो, दूसरा जिसमें सल्फेट हो। तो ये क्वेश्चन बनेगा, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन जो है वो कितने चरणों में होगा, कैसे होगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक का मान Ka1 का मान बहुत ज़्यादा है ना, तो हम कहेंगे Ka1 का उच्च मान यह दर्शाता है कि यह आसानी से H प्लस और HSO4 माइनस बनाता है। आसानी से H प्लस और HSO4 माइनस बनाता है। ठीक है, अब लवण कितने बनाएगा,
तो भाई 2 लवण बनाएगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण बताइए। तो देखो अगर एक ही एचायन देगा तो बच्चे इसमें एचायन रह जाएगा। तो ऐसा कोई भी लवण है, लवण अम्ल क्षार की क्रिया से बना है, लेकिन ऐसा लवण जिसमें एचायन होता है उसे अम्लीय लवण बोलते हैं। लाइक मैं तुम्हें कह दूँ सोडियम बाइसल्फेट, तो इसमें एचायन है, क्यों? क्योंकि एक एचायन देने में खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये बाइसल्फेट लवण है, इसमें एचायन है, तो इसे अम्लीय लवण बोलते हैं। और दूसरा तो हम कहेंगे दूसरा सामान्य लवण। सामान्य लवण मतलब अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बना लवण। लाइक मैं आपको कह दूं कि भाई सोडियम सल्फेट ले लो, है ना, पोटेशियम सल्फेट ले लो, तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, है ना, ये लोग क्या है? तो भाई ये लोग एसिडिक सॉल्ट हैं। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल की लवण। अब सल्फ्यूरिक एसिड की वॉलेटिलिटी, वाष्पशीलता कम है, तो हम कहेंगे उबलता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, रह जाएगा ये तो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे अधिक वाष्पशील अम्लों को उनके लवणों से क्या करना है, बाहर निकालने के लिए। मतलब ऐसा अम्ल चाहिए जो थोड़ा सा कम वाष्पशील हो, है ना, कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा वाष्पशील हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वेपर उसकी फटाफट बन रही है। लाइक मैं कह दूँ तुम्हें, चलो HCl ले लेते हैं, तो HCl जो है वो जल्दी, तो पता है HCl तो गैस ही होता है, तो HCl जो है फटाफट गैस बन के उड़ जाता है ना। तो अब मुझे क्या करना है, HCl को बाहर निकालना है, HCl के रूप में मुझे किसी को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि मैंने ले लिया यहाँ पे HCl ले लिया ना, यहाँ मैंने ले लिया धातु सल्फेट, लाइक मैं ले लेती हूँ सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। तो अगर मैं ले लेती हूँ HCl और धातु सल्फेट, HCl को तो मुझे बाहर निकालना है ना, तो HCl को मुझे बाहर निकालना है, तो मैं ले लेती हूँ, चलो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं ले लेती हूँ चलो सोडियम क्लोराइड। तो देखो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये दोनों तो विक्रिया कर लेंगे, और ये क्या बनेगा, तो ये HCl बनेगा, और HCl जो है वो तो गैस बन के उड़ सकता है, कोई तकलीफ ही नहीं। तो बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है हमें कि धातु लवण, है ना, धातु लवण में अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाऊं तो कम वाष्पशील अम्ल को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो HCl की जगह कोई भी धातु हैलाइड है ना, तो मुझे पता है कि हैलोजन अम्ल जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, उसकी वाष्पशीलता जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसको अम्ल में बदल देगा, है ना, भाई HX है, HCl है, HBr है, HI है, तो ये लोग क्या होते हैं, फटाफट वाष्पशीलता क्या है, फटाफट वाष्पशीलता ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ जाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सॉल्ट बन के रह जाता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी कम थी, वाष्पशीलता कम है, इसलिए ज़्यादा वाष्पशील अम्ल लाइक HCl है, तो इसको क्या किया, इसने लवणों में से बाहर निकाल दिया। भाई सल्फ्यूरिक एसिड से HCl कैसे बनाओगे, तो हम बना लेंगे, है ना, इसके अम्ल में लवण में डाल के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है, गर्म है और सांद्र है, ठीक है, गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो भाई वो प्रबल ऑक्सीकारक है ना। यहां मैं लिख देती हूं गर्म और सांद्र, गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि तुम पूछो ही मत। देखो सल्फ्यूरिक एसिड, पानी अलग कर दो, SO2 अलग कर दो, तो क्या रह जाएगा, O, ठीक है। तो ये इतना अच्छा क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक है कि ये C को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, C को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे, तो देखो C प्लस H2SO4, तो एक H2SO4 से तो एक ही O मिला ना, मुझे CO2 बनाना है तो मैं 2 ले लेती हूँ, तो मुझे पता है 2 ऑक्सीजन तो तैयार है हमारे,
तो ये बनेगा CO2, दुगना कर दो, वाटर 1 की जगह 2 और SO2 भी 1 की जगह 2, और 2 ऑक्सीजन मैंने ले लिए C को ऑक्सीडाइज करने में, CO2 बनाने में। ठीक है, फिर सल्फर ले लो, नेक्स्ट तो हम सल्फर ले लेते हैं। तो देखो ये सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज कर लेता है, खुद भी SO2 बना रहा था, कोई तकलीफ नहीं, सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, SO2 के अंदर ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो अब देखो एक H2SO4 से तो मुझे O ही मिला ना, मुझे तो SO2 बनाना है, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेती हूँ। तो SO2 और एक SO2 इसका बनना ही था, टोटल 3 SO2 प्लस 2 वाटर। बात समझे ना मेरी भाई, एक SO2 ये बना रहा था, वाटर बना रहा था और O दे रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2 ले ली, तो SO2 इसके 2 और 2 ऑक्सीजन मिले इसका भी SO2, तो टोटल SO2 कितने हो गए 3। तो भाई कार्बन से CO2 बना लिया, सल्फर से SO2 बना लिया, है ना, तो ये तो अधातु हो गए। धातु की बात करें तो भाई ये कॉपर को CuSO4 में ऑक्सीकृत करता है। हालांकि कॉपर में दम नहीं था कि सल्फ्यूरिक एसिड में से HIN निकाले, लेकिन ये गर्म करने की बात है, गर्म और सांद्र होना चाहिए, तो ऑक्सीकृत कर देगा किसको, Cu को CuSO4 में। अब देखो Cu ले लो और H2SO4 ले लो। ठीक है, तो मुझे कम से कम क्या 3 लेने पड़ेंगे, तो मैं CuSO4 बना दूँ प्लस SO2 और वाटर बना दूँ। ठीक है, तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। ठीक है, 2 से ही काम चल जाएगा तुम्हारा, CuSO4 और SO2 और वाटर 2। ठीक है, ये तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना, और कॉपर को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। तो भाई ये थे सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब उपयोग वैसे तो आते नहीं हैं, है ना, और कोई कह दे कि भाई उपयोग बताओ सल्फ्यूरिक एसिड के, तो देखो अभी तुमने क्या पढ़ा, प्रबल ऑक्सीकारक, मध्यम ऑक्सीकारक, तो मुझे तो चलो उपयोग लिखना है, तो हम खाली लिखेंगे ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, फिर तो वही निर्जलीकारक के रूप में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी क्या था, यही था, तो निर्जलीकारक के रूप में। अब बच्चों TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, है ना, तो नाइट्रेशन तभी होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड लेके बैठोगी, तो TNT बनाने में, एक्सप्लोड बनाने में, है ना, तेजाब के रूप में। कोई भी इंडस्ट्री, मैंने आपको कहा था बिना सल्फ्यूरिक एसिड की कोई इंडस्ट्री चलनी नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, डिहाइड्रेटिंग हो गया, TNT हो गया, और अगर आपसे कुछ पूछ ले तो मैंने आपको बताया था अम्लों का राजा लिख देना, सॉरी रसायनों का राजा लिख देना, है ना। और आपसे पूछे तो एक आपने पढ़ा था शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड का ही होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा पूरा सल्फ्यूरिक एसिड। 1 घंटे का लेक्चर है पूरा सल्फ्यूरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, है ना। फिर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लेड चेम्बर मेथड और कॉन्टैक्ट मेथड, संपर्क विधि, संस्पर्शी विधि भी वही है, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड, उसकी शर्तें, उसकी कंडीशंस, है ना, उसके डिफरेंट स्टेप्स, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज, सब कुछ कंप्लीट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होने पे ग्रुप 16 आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।